चलो भाई, क्या करो आप चैप्टर में लिखो, यहाँ पे चैप्टर नेम में लिखिए आप लोग केमिकल काइनेटिक, हम लोग का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर टॉपिक हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ पढ़ लेंगे कि रेट का लॉ क्या है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, देन हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी भी आज ही देख लेंगे, ठीक है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो इतना सब लोग नोट करिए जल्दी से। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं जहाँ तुम लोग लास्ट नहीं हो रही है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो गया, स्क्रीन नहीं हो रही है सो। क्या करें बेटा, स्क्रीन नहीं हो रही है सर शो। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, नहीं सर। एक सेकंड रुकना बेटा, अब हो रही है। यस सर। चलो भाई, इतना नोट कर लिया सबने। चैप्टर का नाम डाल दीजिए और टॉपिक लिख दीजिए। हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, रेट लॉ पढ़ेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम लोग देखते हैं आज का अपना अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको रेट क्या होता है, रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। रेट ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालेंगे, सॉरी, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। रेट कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो आज अपना जो बेटा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, रेट जो हम लोगों ने सीखा था, प्लस अभी जो टॉपिक लिखे वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, ठीक है। N2 का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो आपको बेटा गिवन है, वो इतना दे रखा है, ठीक है, मोल पर सेकेंड, ठीक है। कह रहा है देन फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, कह रहा है राइट, तुम्हें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 फाइंड करना है। और तुम्हें क्या फाइंड करना है, कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 फाइंड करना है, कह रहा है एंड वेलोसिटी फाइंड करना है ऑफ द रिएक्शन। बेटा देखो, वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी को रेट ही बोलते हैं, ध्यान रखना। वेलोसिटी देख के घबरा मत जाना कि अरे सबने वेलोसिटी तो पढ़ा ही नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो तो मैं एक पोल जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पोल क्यों जनरेट करेंगे, चैट में ही आप आंसर बताओ, इसका सॉल्व करके देखो, अगर आपसे हो रहा है तो ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट ट्राई करो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार ट्राई करके देखो सब लोग, एक बार ट्राई करके देखो बेटा, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन में आपसे पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ठीक है। और आपसे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन पूछी। सॉल्व करो, अगर किसी से हो जाता है तो मुझे बताओ, तो इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे से चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। और आई थिंक आपको ये नहीं आता होगा क्योंकि अभी आपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं है। कुछ बच्चे कल कह रहे थे कि उन्होंने स्कूल में पढ़ा है, तो अगर आपने स्कूल में पढ़ा है बेटा तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। चलो खैर, तो देखो, एक बच्चे का आंसर आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकल के आया N2 इंटू 10⁻³ काव्य। काव्य का आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं काव्य। देखो बेटा, बात सुनो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर कह दो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ROR अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, रिएक्टेंट के लिए क्या करते हैं बेटा, माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, फॉर्मूला वही रहेगा, बस साइन रहेगा माइनस, और प्रोडक्ट के लिए साइन कैसा रहेगा, प्लस का। और जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ही रहने देंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड, यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जब आप लिखोगे N2 का तो क्या लिखोगे, माइनस का डी N2 अपॉन में dt,
ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका लिखेंगे जब H2 का कैसे लिखेंगे, माइनस का 1/3 जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, डी H2 अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और डी NH3 अपॉन में dt, ठीक है। तो ये तीन तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो आप रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख सकते हो और एक आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हो। ध्यान रखना, चाहे आप इंस्टेंट देखो, अगर किसी पर्टिकुलर एक जगह पे आप देखोगे तो इसे इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, पूरी एक बार में देखो हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या बता सकता है कोई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ जो आपका डिसोसिएशन है, डिसअपियरेंस है N2 का, यानी कि माइनस का डी N2 अपॉन में dt, ठीक है। ये आपको कितना दे रखा है, दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बेटा ROD, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका, H2 का। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस का डी H2 अपॉन में dt। एक चीज सुन लो बेटा, जब भी आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखोगे तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे यार ये भी तो था DH2 में 1/3, तो 1/3 को यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। जब भी आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस लिखोगे तो वहां पे मोल्स नहीं लिखे जाते, मतलब जो मोल्स लोग डिवाइड करते हैं वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा देखो, तो हमने क्या लिख दिया, हमने इतने टर्म को हमने लिख लिया, हमें निकालना भी एक्चुअल में इतना टर्म है विद माइनस साइन, ठीक है। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई किससे, इससे मल्टीप्लाई है 3 से। और एक बार बताओ, ये जो गिवन आपको दिया हुआ है, ये जो आपको गिवन दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, ये ROR के तो इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन की तो इक्वल है, देखो ना, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू इक्वल है इसके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम ये करेंगे कि ROD जो है उसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे कितनी, बताओ बताओ कितनी रखेंगे। देखो तुम्हें दिया कितना है, तुम्हें दिया है 3 इंटू में 10⁻⁻3, लेकिन बेटा इस वाले पूरे, इसमें वाले पूरे मॉलिक्यूल को देखो, इसमें मल्टीप्लाई कितने से है, 1/3 से। तो ये 1/3 हमें तो यूज ही नहीं करना, हमें तो सिर्फ DH2/dt यूज करना है। तो इतने को क्या करोगे, इधर मल्टीप्लाई में भेज दो उधर, ये सॉरी 3 इधर आपका डिवाइड में, तो उधर जाके किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि जिस बच्चे ने आंसर बताया था बिल्कुल सही था, ठीक है, अपॉन में dt, ये निकल के आ जाएगा। क्या निकाला हम लोगों ने, ये हम लोगों ने निकाला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ठीक है। चलो, जैसे मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकाला, ऐसे अब आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकाल के दिखाओ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 अब कैलकुलेट करके दिखाओ बेटा। मैं बोल रहा हूं ROA, आप निकालो किसका, ऑफ NH3, निकालो, निकाल सकते हो। 6 इंटू 10⁻⁻3, बिल्कुल सही बेटा। 6 इंटू हेमंत का भी आ गया, काव्य का भी आ गया, बिल्कुल सही है। 6 इंटू 10⁻³ कैसे निकाला, देखो बहुत सिंपल है भैया। देखो जब 2NH3 के, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि DNH3 अपॉन में dt, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से, 1/2 से, और ये इक्वल होता किसके, ROR के, तो ROR कितना दे रखा है, ROR दे रखा है ये अपने को, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻2 तो पहले से दे रखा है, उसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। क्यों, क्योंकि ये दो जो अभी है ये किसमें है, ये अपने पास डिवाइड में है, हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए ना, हमें तो सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि इसी को तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाले टर्म तो हम लोग यूज ही नहीं करते, तो इसे क्या करो, उधर भेज दो, तो जब ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, जब आप मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻3, ये -3 है, 2 नहीं, ठीक है, -3, ये निकल के आ गया अपने पास DNH3 अपॉन में dt, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से, ये आपके आंसर है दोनों, ठीक है। एक तो 9 इंटू 10⁻³ और एक 6 इंटू 10⁻⁻3। जल्दी से बेटा नोट करो सब लोग, देन बताइए मुझे। ठीक है, सबका हो गया ना। यस सर।
चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है फॉर अ रिएक्शन 1/2 A से 2B बन रहा है, ठीक है। कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बाय द एक्सप्रेशन। चार आपको ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना है सही आंसर क्या है, ठीक है। तो मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ इसका, चार ऑप्शन है, आप बताओ सही कौन सा है। ठीक है, सॉल्व करके देखो, बताओ भैया कौन सा सही है। अच्छा, आंसर आने लग गया बच्चों के। तीन बच्चों ने आंसर दिया अभी तक और तीनों के अलग अलग आंसर है। एक ए बोल रहा है, एक बी बोल रहा है, एक सी बोल रहा है। काव्य का बी है आंसर। ओके, अक्षिका का बी, मानसी का भी बी है। मतलब 11 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है और जागृति का भी बी है, ठीक है। जिसमें से 6 बच्चे बी बोल रहे हैं, बाकी 3 बच्चे बोल रहे हैं ए और 3 बच्चे बोल रहे हैं सी। देखो बेटा कैसे करेंगे इसे, बहुत सिंपल सी बात है। आपने क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किया, जो भी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, जिन बच्चों ने बी आंसर बताया उनका ठीक है। देखो क्या कह रहा है, फॉर हर्ष कोमल भी बी बोल रहे हैं। देखो एक से रुकना बेटा। बहुत देर से पता नहीं कान में सीटी बज रही थी, हमें मुझे लगा मुझे बज रही है, लैपटॉप में आ रही, समझ में नहीं आ रहा था। चलो चलो ठीक है। तो देखो अब हम लोगों को क्या देखना है, कह रहा है फॉर अ रिएक्शन 1/2 A से 2B बन रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या, एक्चुअल में हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है A का। तो पहले तो रेट का फॉर्मूला लिख लो, ROR लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, रिएक्शन क्या है अपने पास, रिएक्शन ये रही, ये रिएक्शन है, ठीक है ना, ये है अपने पास रिएक्शन। दिख गई सबको रिएक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, अच्छा एक बार बताओ, जब स्टैकोमेट्री ऐसे दी होती थी 2A, तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो अगर हमें डिवाइड में दी हुई है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, उल्टा कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही मेरी। यस सर। तो देखो कहने का मतलब, अपने पास रिएक्शन क्या थी, 1/2A था, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, हम लोग लिखेंगे माइनस का 2 DA अपॉन में DT लिख देंगे। इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, इक्वल में लिखेंगे प्लस का 1/2 एंड DB अपॉन में DT लिख देंगे। ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की। लेकिन हमें रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा निकालना है, हमें तो निकालना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो आप जब लिखोगे ROD, आप क्या लिखोगे, ROD किसका, ऑफ ए का जब आप निकालोगे, तो हमने अभी क्या बताया कि जब भी आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस निकालोगे, तब कभी भी स्टैकोमेट्री का यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमें सिर्फ किसका किसका यूज करना है, हमें सिर्फ इतने का यूज करना है। इतने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोलते हैं। यानी कि हम क्या यूज कर रहे हैं, माइनस का
डी ए अपॉन में क्या निकालना है, डी टी। यही तो कर रहे हैं। और ये बोल क्या रहा है, कह रहा है ये इक्वल है, कह रहा है ये इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ बी के, मतलब कह रहा है ये इक्वल होगा किसके, डी बी अपॉन डी टी के। तो बचा क्या, बचा भैया इधर बचा ये मल्टीप्लाई में 2 और इधर बचा क्या, ये डिवाइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, इधर जो मल्टीप्लाई हमें चाहिए क्या, हमें तो इतना चाहिए सिर्फ डी अपॉन डी टी, माइनस का डी अपॉन डी टी चाहिए, तो ये 2 हटाना है यहाँ से। 2 कैसे हटाएंगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में, इधर भेजने किधर चला जाएगा, डिवाइड में। तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/4, या फिर इधर ना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा 1/4, और अपने पास क्या आ जाएगा डीबी अपॉन में dt। ये रिलेशन ढूंढ लो बेटा कहाँ पे है, चारों में से रिलेशन देख लो ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला रहा रिलेशन, ठीक है, माइनस का डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/4 डीबी अपॉन डी टी, ठीक है। तो यही बेटा आपका सही आंसर था, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये 2018 में आया हुआ, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। समझ में आया आपको बेटा, Yes, sir. ये एक ही दो क्वेश्चन है तो नोट कर लो, ज्यादा होते तो हम आपसे नोट करने को बोलते ही नहीं। तो ये बस मतलब दो तीन तीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने सोचा रेट के आपको एक दो क्वेश्चन जेई में आए हुए करा दे। देखो हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराते हैं बेटा, हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके तुरंत ही क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि उससे ये होगा, एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक के तैयार हो गए, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन हमें जेई में दिखे हमने उठा के सारे करा दिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लिया करो, क्योंकि हम आपको टॉपिक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराते हैं, तो आप नोट ही कर लो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमने आपको एक बार में जो लास्ट वाली वीडियो मेरी रहती है अभी तक जितनी भी रही, जैसे हम सॉल्यूशन आपको लास्ट में एक बार में सारे क्वेश्चन कराए थे, सॉलिड स्टेट में लास्ट में सारे क्वेश्चन कराए थे, ऐसे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो वो वाले भले मत करा करो बट ये वाले कर लिया करो, ठीक है। और जब आप एग्जाम देने जाना उससे पहले का आपके पास जो रिवीजन का टाइम होगा, क्योंकि रिवीजन बस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, उसमें क्या करना, मेरी जो वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जब आप मेरे चैप्टर्स पढ़ना, मतलब जो मैंने पढ़ाए वाले जब पढ़ना, क्या करना, जल्दी से लेके बैठे और रिवाइज कर डाला फटाफट। कुछ नहीं करा, अपने आप मेहनत अगर नहीं भी करने का मन है तो क्या करा, सर से मेहनत करवा ली, मतलब क्या, कान में ईयरफोन डाले, अपना मोबाइल में चलाई वीडियो पूरी, एक बार में स्पीड बढ़ा दी, 2 पे कर दी, 1.5 पे। हम तो वैसे बहुत तेज बोलते तो तुम 1.5 और 2 पे तो सुन ही नहीं पाओगे हमें, तुम्हें सुनने के लिए हमें या तो 1.5 पे सुनोगे या 1.25 पे सुनोगे, ठीक है। तो उस पे लगा के फटाफट सुन डाला, पूरा लेक्चर तुम्हारा एक बार रिकॉल हो गया, उसके बाद हमने जो क्वेश्चन कराया उनकी प्रैक्टिस कर ली, फिर अपने आप लगाने बैठे क्वेश्चन, बस तुरंत तुम्हारे क्वेश्चन लगते चले जाएंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो बेटा जल्दी से। हो गया बेटा, Done, sir. Yes, कर लो जिसका नहीं हुआ कर लो। एक बच्ची नो सर बोल रही है, कर लो जिसका नहीं हुआ। भाई आज ये लैपटॉप में ही कुछ गड़बड़ है, टी टी बोल रहा है, मुझे लग रहा है मेरे कान में सीटी बोल रही है, हट ना जाए यार। अब हो गया बेटा सबका, yes, sir. देखो अब हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ, ठीक है। जो रेट है उसका एक्चुअल में लॉ क्या है, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, अभी तक तो आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी है, ठीक है। तो रेट लॉ में आपको क्या लिखना है, इसका पहले तो डेफिनेशन लिखो, लिखो मैथमेटिकल, लिखो मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन विच, मैथमेटिकल रिलेशन which relates rate of reaction with rate constant, ठीक है, with rate constant and conservation of reactants, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल रिलेशन विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखो रेट लॉ आर डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट्स,
ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन का अगर आप रेट लॉ पढ़ रहे हो तो वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, वो कोई थ्योरेटिकल फैक्ट नहीं है कि हम अपनी कैलकुलेशन निकाल के कह दें कि इतना होता है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट से ही हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से बेटा। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने पास कोई एक रिएक्शन है, हम जिसे लिख रहे हैं ए, हम लिख रहे हैं ए कैपिटल ए प्लस का बी बी, और इससे बन क्या रहा है सी सी। अब ये जो स्मॉल ए बी सी है, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर रेट का फॉर्मूला लिखोगे तो रेट क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई के। ठीक है, अब ये जो पावर मैंने बेटा लगाई है, ये पावर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब जो आपका x है ये a के बराबर हो भी सकता है और ये a के बराबर नहीं भी हो सकता है। ऐसे x आपका जो y है y, वो आपका b जो है वो हो भी सकता है और b नहीं भी हो सकता है। ये बात डिपेंड करेगी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, कि हमें रिएक्शन की कंडीशंस क्या दे रखी है, इतना नोट कर लो जल्दी से बेटा। यही आपका रेट लॉ है, मैथमेटिकल रिलेशन विच रिलेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रेट लॉ आर डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। और एक्स प्लस वाई को क्या बोलते हैं बेटा, अगर हम लिख दें एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एन मतलब जो भी पावर्स है उनका सम। ठीक है, इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना, जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, जरूरी नहीं है कि वही आपकी ऑर्डर हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं स्टाइकोमेट्रिक को उठा के पावर बना देते, कहते हैं यही ऑर्डर है, गलत, ऐसा जरूरी नहीं। उसकी कुछ कंडीशन है भी आपको हम लिखवाएंगे कि कब वो ऐसा होगा कब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इतना बढ़िया बढ़िया से नोट करो फिर बताओ मुझे। डन सर। ठीक है, इतना हो गया ना, चलो अब आप हेडिंग डालो यूनिट ऑफ के। अभी हम लोगों ने जो के पढ़ा उसकी यूनिट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो के की यूनिट बेटा आप कैसे लिखोगे, देखो पहले तो यहीं से फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, देखो रेट का फॉर्मूला क्या था अपने पास, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या, ए की पावर एक्स के एंड बी की पावर वाई के। अब आपको पता है कि अगर आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा जिसे हम लोग के बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। यही तो रेट लॉ भी पढ़ा था हम लोगों ने ऊपर। अब यहाँ से अगर आपको के निकालना है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा रेट अपॉन में ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। अब मेरी बात सुनो बेटा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसी को तो रेट बोलते हैं, डीसी अपॉन डीटी। रेट क्या होता है, रेट को यही तो बोलते हैं बेटा, डीसी अपॉन में डीटी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है उसी को तो हम लोग रेट बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताओ, है ना। तो इसका मतलब अगर आप रेट लिखोगे तो रेट का अपने पास क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन में क्या लिखते हैं हम लोग, टाइम लिखते हैं। ठीक है, और अपॉन में ये क्या लिखा हुआ बेटा, ये क्या है, ये क्या है, हमने क्या बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज है तो क्या लिखी हुई है, वो कंसंट्रेशन लिखी कि नहीं लिखी, बताओ। यस सर। ठीक है, तो अगर अब हम फॉर्मूला बनाए तो कंसंट्रेशन को हम लोग बेटा क्या, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, और अपॉन में क्या चलेगा बताओ, अपॉन में भी क्या चलेगा, मोल पर लीटर ही चलेगा, मोल पर लीटर ही चलेगा। लेकिन इसमें पावर बेटा रहेगी कौन सी, देखो इसकी x है इसकी y है, तो क्या लिखेंगे इसकी पावर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और सेकंड भी तो चलेगा, सेकंड इनवर्स, क्यों, टाइम भी तो है यहाँ पे। देखो कंसंट्रेशन की तुमने यूनिट लिखी ना, कंसंट्रेशन की यूनिट ये हो गई मोल पर लीटर, अपॉन में टाइम है तो अपॉन में टाइम सेकंड इनवर्स हो गया। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तुम्हारे के की क्या निकल के आ गई, यूनिट निकल के। ठीक है, अगर इसे तुम ठीक से लिखना चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो, के इज इक्वल टू लिख सकते हो मोलैरिटी, 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 ठीक है,
और इसमें लिख सकते हैं 1 माइनस n और फिर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या तो ये लिख सकते हो, या तो ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो। ठीक है, इसे सीधा करके लिख दें, बड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया। मोल पर लीटर। ठीक है, और इधर भी क्या आ जाता, इधर भी आएगा मोल पर लीटर, लेकिन इसकी पावर क्या रहेगी, x प्लस वाई, क्योंकि अपॉन में जो कंसंट्रेशन रहेगी, देखो इसकी पावर x और y है ना, तो उन्हें हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई। हाँ, और यहाँ पे क्या चलेगा, और अपने पास चलेगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से। तो या तो ये वाला फॉर्मूला बनाओगे, या फॉर्मूला कौन सा बनाओगे, लिखोगे आप मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक है, या फिर ये ना लिखो तो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि मोल की पावर कितना लिखोगे, 1 माइनस n। ठीक है, और लीटर जो है आपका, लीटर, उसकी पावर क्या लिखोगे, n माइनस वन, n माइनस वन और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो यही आएगा। ठीक, तो ये आप लिख लो यूनिट ऑफ के। इतना बेटा नोट करो जल्दी जल्दी सब लोग। डन सर। ठीक है, सब लोग का हो गया बेटा, सबका हो Yes. गया ना। ठीक है, अब देखो अगली हेडिंग पड़ी हुई है एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी को पता है बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, क्या किसी को पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? सिंगल स्टेप। बिल्कुल सही। ठीक है, जितने भी ऐसे रिएक्शंस हैं बेटा जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन। अब कोई पहले तो सिंगल स्टेप डबल स्टेप समझ में नहीं आया। देखो आपको पता है कोई भी रिएक्शन जो होगी वो किस तरीके से होगी। देखो जो आपका रिएक्टेंट होगा, जो आपका रिएक्टेंट होगा वो बेटा रिएक्ट करेगा किससे, रिएजेंट से। आपका रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करेगा रिएजेंट से। उसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट, एंड आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा, बीपीवाई, बाई प्रोडक्ट को ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये तो फॉर्मेटर रिएक्शन का। ठीक है, अब आपको पता है कि या तो रिएक्टेंट क्या करेगा रिएजेंट से, रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट उस दिन बताया तो था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, रिएक्टेंट का मतलब कुछ भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया CH3 CH3, इधर भी आपके पास CH3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन करा के देख लो भैया। इंटरमीडिएट पता ही है आपको, इंटरमीडिएट में क्या क्या बन सकता है आपके पास, कार्बोकेटायन बन सकता है, कार्बन आयन बन सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल बन सकता है, कार्बिन नाइट्रीन भी बन सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ऐसी रिएक्शन है जो इस वाले स्टेप से होंगी, ठीक है, उन्हें बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक स्टेप में ना होकर मल्टीपल स्टेप में हो। मल्टीपल स्टेप में क्या, कि पहले रिएक्टेंट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक है, रिएक्टेंट और रिएजेंट क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके पहले क्या करेंगे, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे। जब इंटरमीडिएट बन जाएगा उसके बाद जाके कहीं प्रोडक्ट बनेगा। तो मल्टीपल स्टेप में हो रही है। और कोई रिएक्शन क्या होगी कि सीधे ए से बी बन गया, बीच में इंटरमीडिएट वगैरह कुछ बना ही नहीं, उसे बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई भी मतलब इंटरमीडिएट वगैरह सब बनी ना, सिंगल स्टेप में खत्म हो रही है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर कहीं पे कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यही बात हम लोगों को लिखनी है, तो लिख लो जल्दी से। देखो, if any reaction takes place in single step, ठीक है, देखो then it is called elementary reaction। एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, इतना नोट करिए बेटा। देखो ये जो चैप्टर ना इसमें थ्योरी है, बट ऐसा नहीं, अभी जैसे हम लोग ऑर्डर पढ़ लेंगे, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, उसके बाद सिर्फ डेरिवेशन और सिर्फ न्यूमेरिकल है, बाकी बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है। हमें थ्योरी पढ़ाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जितना कम से कम थ्योरी लिखवानी होती है उतना लिखवाते हैं, जो मतलब जो छोड़ नहीं सकते।
कि मतलब जो काम किया वो तुम्हें लिखवानी है, मतलब उसे हम छोड़ नहीं सकते, ऐसे स्किप नहीं कर सकते, हम सिर्फ वही थ्योरी लिखवाते हैं। नहीं तो आप मेरा कोई भी नोट्स उठा के देख लो, आपने हमसे सॉलिड पढ़ लिया, आपने हमसे सोल्यूशन पढ़ लिया, उसमें कहीं भी दिखा दो कि हमने आपको 4 पैराग्राफ भर भर के लिखवा दी थ्योरी। हम बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाते हैं कि आपने बस पढ़ा और एकदम रिवाइज करा, तुरंत आप पेपर देने बैठ गए या क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ के तुरंत रिवाइज कर ले, ये नहीं कि जो मैंने 4 पन्ने आपको थ्योरी लिखवा रखी है। ठीक है, तो थ्योरी हमें खुद ही नहीं पसंद है। एलिमेंट्री डिक्शन लिखो। तैयारी कैसे चली बेटा आप लोगों की? पढ़ाई ठीक से हो रही है आपकी कि नहीं? यस सर। चलो बढ़िया है, इतना लिख लो। एलिमेंट्री रिएक्शन के बाद आ जाओ बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, लिख लो। क्या लिखेंगे? इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 or more than 2 or more than 2 steps, more than 2 steps, the reaction is called complex reaction. आप खुद भी लिख सकते थे वैसे तो, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से। जैसे मान लो अपने पास कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए है प्लस का बी है, वैसे क्या हुआ, सीधा आपको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो अगर आपको रेट लिखनी पड़ जाएगी तो आप क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के, और ए की पावर क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स, एंड बी की पावर क्या लिख रहे हैं, वाई। अब हमें ये देखना है कि भैया ये एक्स और वाई जो है वो कब ए के इक्वल होंगे और कब ए के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो क्या करो, एक छोटा सा नोट डालो यहाँ पे लिखो छोटा सा एक नोट, और उस नोट में कुछ बातें आपको लिखनी है। देखो, आपका जो x प्लस वाई है वो a प्लस बी के इक्वल कब होगा, और आपका जो x प्लस वाई है वो a प्लस बी के इक्वल कब नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर आपके अगर रिएक्शन जो है, सॉरी, अगर आपका x प्लस वाई जो है वो a प्लस बी के इक्वल नहीं है, तो ये कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती, ये कभी भी एलिमेंट्री नहीं होगी। ठीक है, ये रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, हट जा भाई, एक तो ये टास्क बार बहुत दुखी करता है। और अगर आपका x प्लस वाई ए प्लस बी के इक्वल हुआ तो ये मे और मे नॉट बी एलिमेंट्री, मतलब ये एलिमेंट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, या फिर आप इसे ये ना लिखो, आप इसे ये लिख दो कि मे बी एलिमेंट्री या फिर कॉम्प्लेक्स। अब लिख दो आप मे बी एलिमेंट्री, या फिर एक ऐसी रिएक्शन हो सकती है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकती है। या तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है या तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अगर आपका x प्लस वाई, या फिर या समझ लो, मतलब आपके पास 2 रिएक्शन है, अगर वो आपकी एलिमेंट्री नहीं है, अगर आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, तो मान के चलो कभी भी x प्लस वाई जो है वो a प्लस बी के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब x प्लस वाई ए प्लस बी के वाई तभी हो सकता है जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो। ठीक है, और कहीं पे अगर आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वहां पे x प्लस वाई ए प्लस वाई के इक्वल हो भी सकता है, ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो ये नोट डाल के लिख लो, बस इतना नोट करो फटाफट जल्दी, फिर बताओ मुझे, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, भैया इतनी बोरियत से क्यों पढ़ रहे हो, बोल काहे नहीं रहे तुम लोग, सब एकदम शांति से बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बतियाया जाए। कौन कौन है भैया? अक्षिका, अमित, अंजना, अर्पणा, तुम तो बेटा बोलने वाले बच्चे हो, मतलब बोलने वाले वैसे नहीं, मतलब हम जो पूछते तब बोलते हो, कभी नहीं बोल। Done, sir. One of stars the book and English दी पहली बुक करनी है। अरे भैया भैया भैया, इतना बोलने को नहीं कहा था मैंने। चलो, सबका हो गया क्या? अक्षिका आपका हो गया, अमित तुम्हारा हो गया, अजय? यस सर। चलो बढ़िया। क्या कर रहे हैं तुम लोग, इतना शांत क्यों, पहले ये बताओ, मारा पड़ गई क्या तुम लोगों की? मम्मी ने मारा?
नो सर। नमस्ते। नो सर। पापा दीदी भैया मोहल्ले वालों ने किसी ने भी नहीं मारा, तो क्यों फिर शांत हो इतना? बोलते रहो, थोड़ा थोड़ा बात करते रहो, थोड़ा थोड़ा, ताकि पढ़ाने में मजा आए। नहीं तो ऐसे मेरे खोपड़ी सोते सोते ऐसे इस पे लगेगी लैपटॉप पे खोपड़ी मेरी बहुत तेजी से। चलो अच्छा, इतना कर लिया ना। अब आ जाओ एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अरे भाई ये लैपटॉप बहुत दुखी कर रहा है। चलो क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्हाट इज द रेट लॉ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन तुम्हें दे रखी है और रिएक्शन की मैकेनिज्म भी तुम्हें दे रखी है। मुझे बता सकते हो तो बता दो, क्या तुम सॉल्व कर सकते हो इसे? अगर कर पाओ तो करके मुझे बताओ। तुम्हें हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं सब लोगों को। कह रहा है व्हाट इज द रेट लॉ इक्वेशन। इक्वेशन बनानी है तुम्हें, कॉपी पे लिख के हमें बता दो क्या इक्वेशन बनी। अगर बना सकते हो तो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है सबके पास। एक बच्चे का आंसर आ चुका है कि O3 O2 काव्य का। अच्छा चलो, और लोग बताओ भाई, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, और लोग ट्राई करो बेटा। और लोग ट्राई करो, बताओ कोई बता सकता है? सर 30। बताइए बेटा, बोलो बेटा। अरे कौन बोल रहा था, बोलो भाई। अक्षिका आप बोल रहे थे क्या? मानसी का भी आंसर आ गया। चलो चलो देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं किसका सही है। हम अभी आंसर इसका लिख रहे हैं, आप मतलब बता देना क्या। पहली बात तो देखो बेटा, मैकेनिज्म आपको क्वेश्चन में दी है और इसमें बोल रहा है कि भैया ये वाला स्टेप फास्ट है, ये वाला स्टेप स्लो है। और मैंने आपको बोल दिया था जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो हमेशा स्लो होता है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ाई थी, एक वेरी फास्ट होती थी, एक वेरी स्लो होती थी और एक मॉडरेट लेवल की होती थी। तो हम लोग रेट किसकी निकाल सकते हैं? फास्ट वाली की तुम रेट निकाल ही नहीं सकते, जो स्लो होती है, ठीक है। वेरी स्लो की भी नहीं निकाल सकते, लेकिन जो स्लो होती है जिन्हें मॉडरेट बोलते हैं एक्चुअल में, इनकी ही तो रेट हम निकाल सकते हैं, है ना। हम फास्ट वालों की तो रेट निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब रेट जो होगी डिपेंड करेगी किसके? इस वाले स्टेप पे, सेकंड वाले स्टेप के ऊपर रेट डिपेंड करेगी। तो रेट जब तुम बेटा निकालोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रिएक्टेंट के जो होती है, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट की तो रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि के एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? O3 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट के, जो रिएक्टेंट है उनका मल्टीप्लाई के, ठीक है। ये है। अब अपने पास यहाँ पे O तो है नहीं, क्या अपने पास O है? हाफ रिएक्शन है पहले वाली हाफ सेकंड। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा मानसी, ठीक है। कौशिक का भी आ गया बच्चे आंसर दे रहे हैं यार, मतलब तुम लोग क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ? कौशिक, मानसी और किसने बताया था? काव्य ने। चलो देखो इतना है। अब मेरे पास ओ की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करें? सबसे पहले यहाँ से ओ की वैल्यू निकालने। देखो इस वाले स्टेप से अगर आप के इक्विलिब्रियम निकालोगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दो किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या फॉर्मूला होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि O2 इंटू में O अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या है? O3। यहाँ से आप O निकाल लो, तो जब आप यहाँ से O निकालोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अपने पास के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम तो इसे यहाँ पे रख के इसे वहां भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये जाएगा O3 ऊपर और अपॉन में जाएगा इसके O2, ठीक है। यहाँ से O की वैल्यू निकाली। अब ये जो तुमने O की वैल्यू निकाली बेटा, इसे यहाँ पे लाके पुट कर दो। तो जब तुम रेट लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे O3, क्या लिखेंगे? O3 और O की जगह पे क्या लिखेंगे? के इक्विलिब्रियम O3, ठीक है, अपॉन में O2। 2 O3 आ गए, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे? और के भी 2 आ गए, तो देखो के इंटू के इक्विलिब्रियम को हम के डैश लिख के दे रहे, ठीक है। हम क्या लिखे दे रहे? के डैश।
और क्या लिखेंगे, O3 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, O2 हो जाएगा। तो ये जिन बच्चों का आंसर है, जिन भी बच्चों का आंसर है ये वाला, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज के डैश, के डैश क्या है यहाँ पे, तो ध्यान रखना के डैश क्या है आपका, के डैश है आपका के इंटू में के इक्विलिब्रियम। ठीक है, के डैश क्या है आपका, के इंटू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही था बस क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार रीड करो और समझो, ना समझ में आया तो बताओ मुझे। हो गया बेटा, हो गया तो बता देना। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हो गया, चलो समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. बस, ठीक है। ये आपके जितने भी क्वेश्चन बेटा जेईई में आए हुए क्वेश्चन है, हम तुम्हें इसी वजह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, मजे ले लेके पढ़ते रहो, घबराने की कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा, पेपर निकलेगा तुम्हारा, टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो, लेकिन लापरवाही दोगे तो कुछ नहीं होगा। अब आप हेडिंग डाल दो बेटा, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जल्दी से हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तेजी में। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब पता है किसी को बेटा? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? number of molecules colliding in elementary step. बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम आपसे कहें कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे N2 और आप क्या कर रहे हो 3H2, इनकी आप रिएक्शन करा के इनसे क्या बना रहे हो, इनसे बना रहे हो 2NH3। ठीक है, 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन आप कर रहे हो। तो एक्चुअल में है क्या कि आपका जो रिएक्टेंट साइड है, आपका जो रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड, उसमें आपके पास मॉलिक्यूल है। N2 एटम नहीं है, N2 मॉलिक्यूल है, H2 एटम नहीं है, H2 भी क्या है, मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेंगे, पहले देखो एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी जब रिएक्शन होती है बेटा कैसे होती है, देखो एक ग्राफ देखो, आपने यहाँ ग्राफ बहुत बार मेरे हिसाब से देखा होगा कि एक यहाँ पे ऐसे बना होता है, ठीक है, एक होता है यहाँ पे ऐसे, और ये क्या होता है, कर्व ऐसे चढ़ता है और यहाँ पे आके ऐसे उतर जाता है। ठीक है, ये ग्राफ आपने बहुत जगह पे दिखा होगा। और करते क्या है कि यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ पे लिखा होता है प्रोडक्ट। आपकी बुक में भी बना हुआ है, कहीं कई जगह पे बना हुआ है। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब एक्चुअल में होता क्या है, और आपने देखा होगा इसी में, आपने अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा देखो, इसी इतने इतने गैप को, ये जो एनर्जी का गैप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपसे पूछा था व्हाट इज एक्टिवेशन, अभी आप हालांकि पढ़ोगे भी इसी में, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। देखो भाई, जो रिएक्टेंट साइड है उसमें उसके पास है क्या, मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, पहले प्रोडक्ट में फॉर्म होने के लिए पहले क्या करते हैं, ये आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट में क्या होगा, यहाँ पे जो आपके N2 और H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, इनके बीच में कोलिजन होगा। जैसे ही इनके बीच में कोलिजन होगा, इनकी एनर्जी बेटा बढ़ने लगेगी। ठीक है, जैसे ही इनके बीच में कोलिजन होगा, इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। अब जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, कुछ इसमें पार्टिकल जो है वो इस एनर्जी बैरियर को पार करके इधर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ एनर्जी जो पार्टिकल, ये जो आप देख रहे हो, ये जो बैरियर है एनर्जी का, इसे पार्टिकल पार करके यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ पार्टिकल नहीं पहुंच जाते। कभी भी 100% इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता, ध्यान रखना, कभी भी 100% इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ कि मान लो जितने पार्टिकल, मान लो यहाँ पे 2 करोड़ पार्टिकल है, 2 करोड़ के 2 करोड़ प्रोडक्ट में फॉर्म हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 2 करोड़ है तो कुछ पार्टिकल यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, अब इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कैसे कर सकते हैं, किसी को पता है बेटा, इस एनर्जी बैरियर को हम लोग किस तरीके से कम कर सकते हैं, कोई आइडिया आपके पास? Addition of catalyst. कैटलिस्ट से। ठीक है, आप जो बेटा एक वर्ड यूज करते हो ना, कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट, उस कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, वो कैटलिस्ट क्या करता है कि कैटलिस्ट आएगा और इस एनर्जी बैरियर को कम कर देगा। जो एनर्जी बैरियर इतना था वो क्या करेगा, उसे घटा के इतना कर देगा, ऐसे। अब बताओ, मान के चलो आप 12th में हो, ठीक है, आप मान के चलो 12th में हो, और 12th में मान लो आपके स्टेट में, मान के चलो कि 10 लाख बच्चे हैं। आपके स्टेट में 12th में कितने बच्चे हैं, 10 लाख। और 10 लाख बच्चों के पास होने का क्राइटेरिया अभी कितना है, अभी है 33%, कि अगर आप 33% मार्क्स लेके आते हो तो आप पास माने जाओगे कि हाँ भैया आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया 12th का। अब मान लो क्या 10 लाख के 10 लाख बच्चे पास हो जाते हैं क्या, कोई फेल नहीं होता क्या?
क्या आपको क्या लगता है कि 10 लाख बच्चों में कोई फेल नहीं होता है? बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। लेकिन मान लो हम क्या करें, हम एक स्कीम निकालें, एक कैटलिस्ट का यूज करें और हम ये बोले कि भैया देखो अब पास होने के लिए 33% की जरूरत नहीं है, अगर आप 12% नंबर ले आओ तब भी आप पास हो जाओगे। तो अब बताओ, पहले 10 लाख बच्चों में से कुछ बच्चे फेल होते होंगे, लेकिन अगर हमने इस बैरियर को हटा दिया, हमने इस बैरियर को कम कर दिया कि अब 33% पे पास माने नहीं जा रहा, अब हम मान रहे हैं कितने पे, 12% पे, तो क्या होगा? क्या कोई बच्चा फेल होगा? फेल ही नहीं होगा। या फिर जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों के फेल होने की, अब तो वो कम हो गई ना। पहले क्या था, मान लो 10 लाख बच्चों ने दिया और मान लो इसमें से 20,000 बच्चे फेल हो गए, 20,000 बच्चे पास ही नहीं हुए। अब क्या है, अब भैया क्योंकि हमने 33% हटा के क्या कर दिया, 12% कर दिया, तो हो सकता है आप ये 20,000 भी नहीं बचेंगे, मुश्किल से अगर कोई फेल होगा तो 700-600 बच्चे ऐसे फेल। ठीक है, समझ गए? कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट का बेटा काम होता है रिएक्टेंट्स जो होते हैं उन्हें अपनी सरफेस प्रोवाइड कराना। वो अपनी सरफेस प्रोवाइड कराता है, रिएक्टेंट आता है उसके ऊपर बैठता है और वो क्या करता है, वो जल्दी से क्या करता है, पहुंचा देता है, एकदम जैसे स्पेसशिप होता है उसकी तरह अपनी सरफेस प्रोवाइड कराता है रिएक्टेंट को। बस जो कैटलिस्ट होते हैं उनका काम है सिर्फ रिएक्टेंट्स को अपनी सरफेस प्रोवाइड कराना, बस। और ये क्या करते हैं, इस एनर्जी के बैरियर को कम कर देते हैं। ठीक है, एनर्जी के बैरियर जैसे कम होता है, अब देखो अब ये पार्टिकल जो है ज्यादा यहाँ से जाएंगे और प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल ये बात नहीं कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, जब आप एक मोल N2 और 3 मोल H2 रिएक्शन करोगे तो इनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलरिटी। ठीक, तो आप हेडिंग डाल दो। मॉलिक्यूलरिटी से मुझे एक वर्ड और याद आ गया, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? मॉलिक्यूलरिटी तो भी लिखवा ही देंगे, क्या किसी को सॉल्युबिलिटी पता है क्या होता है? क्यों बेटा, किसी को सॉल्युबिलिटी पता है? देखो हम आपको बता चुके हैं वैसे, बट आप लोग याद नहीं रखते हो। जैसे मान लो अपने पास एक ये ग्लास है और हमने कहा था कि इस ग्लास में मान लो 100 ml अपने पास वाटर है। ठीक है, इस ग्लास के अंदर क्या अपने पास, इस ग्लास में हम लोगों के पास 100 ml ऑफ वाटर है। अब इस 100 ml ऑफ वाटर में हमने क्या करा, NaCl को मिक्स करना चाहा। तो क्या ऐसा है कि 100 ml जो वाटर है उसमें कितना भी नमक डाल सकते हैं, मतलब कितना भी नमक उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या ऐसा है या उसकी कुछ लिमिट है? लिमिट्स। लिमिट्स है ना, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर एक गिलास पानी आपने लिया उसके अंदर 100 ml वाटर है तो 100 ml वाटर में ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम एक पैकेट नमक घोल दें? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 100 ml ऑफ वाटर में बेटा सिर्फ और सिर्फ आप 37 ग्राम NaCl ही डिसॉल्व कर सकते हो। टेम्परेचर से छेड़खानी नहीं करनी है, टेम्परेचर को तो बढ़ा के आप कुछ भी कर, लोहा पिघला सकते हो, है ना, टेम्परेचर को कुछ छूना नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर आपके पास 100 ml वाटर है तो आप उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, उसी चीज को बेटा बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नमक ऐड किया तो बेटा वो सरफेस पे, ये जो ग्लास है उसमें आपको अलग अलग ऐसे तैरता हुआ दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट आपको, मतलब ग्लास आपको ट्रांसपेरेंटली नहीं दिखाई देगा। वो जो आपका नमक है वो क्या करेगा, बॉटम पे आके बैठ जाएगा, समझे? इसी चीज को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये कि 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करा जा सकता है विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और मॉलिक्यूलरिटी तो आपको समझ में आई है। ठीक है, तो आप क्या करो, मॉलिक्यूलरिटी में लिखो द number of molecules, the number of molecules that react in the elementary step, ठीक है, is called molecularity of elementary reaction, ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा, क्या ऐसा है कि मॉलिक्यूलरिटी कितना भी हो सकती है, कितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं क्या? नो सर। देखो मॉलिक्यूलरिटी की बेटा मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 3 होती है। मैक्सिमम वैल्यू जो मॉलिक्यूलरिटी की होती है वो 3 होती है। मतलब रिएक्टेंट साइड जो है उसमें अगर आपने A + B + C इन्हें रिएक्शन कराया तब तक तो ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन अगर आपने कहा नहीं A + B + C + D इन्हें अगर आप कराओगे तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया एक बात बताओ, अगर आपने 3 ही मॉलिक्यूल लिए, उन्हें आपस में एक मोल के अंदर ही सोचो कितने अवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल है, तो 3 मोल में लगा लो कितने होंगे।
ठीक है। अगर ऐसे आप 4 ले लोगे तो क्या होगा कि इतने ज्यादा पार्टिकल है कि उनके बीच में कोलिजन इतना अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी जो होती है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट लिखो जल्दी से। इसके बाद आप लिखो इट इज, लिखो इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड फॉर elementary reaction, and not for complex reaction, ठीक है। मतलब जो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है उनके लिए आप कभी भी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है जो आपके एक ही स्टेप में खत्म हो गए, ठीक है। ये नहीं है कि हमारी रिएक्शन हो रही है 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, ठीक है, उसके बाद हम उसमें मॉलिक्यूलरिटी चेक करें, तो आप मॉलिक्यूलरिटी कभी भी वहां पे चेक नहीं कर पाओगे। मॉलिक्यूलरिटी हम लोग सिर्फ कहां पे चेक कर पाएंगे? जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, जो आपकी 1 स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी से। अगला पॉइंट इसमें आप लिखो मैक्सिमम वैल्यू इज 3, ठीक है। मतलब 3 ही मैक्सिमम वैल्यू है मॉलिक्यूलरिटी की, ठीक है। इसके आगे ब्रैकेट में इसका रीजन चाहो तो लिखो इफ देयर आर मोर देन 3 molecules, ठीक है, probability of collision decreases, ROR, मतलब जो रेट ऑफ जो कोलिजन है उनकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जैसा भी हम लोगों ने पीछे लिखा था कि हम लोगों ने पीछे क्या लिखा था, कहाँ पे, नहीं कहाँ पे लिखा था, अभी हम लोगों ने एक चीज लिखी थी, हाँ ये देखो रेट लॉ में हम लोगों ने क्या लिखा था। रेट लॉ बेटा क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ना, हम लोग थ्योरेटिकल नहीं निकाल सकते। ऐसे ही आपका जो मॉलिक्यूलरिटी है बेटा वो थ्योरेटिकल फैक्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी से बेटा। इसके बाद ऑर्डर, आज और ऑर्डर जो है उसे और आज देख लेंगे बस। फिर इसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये जो भी चीजें हैं डेरिवेशन, इन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। इतना जल्दी से बेटा नोट कर लो। डन सर। हो गया ना? यस सर। चलो ठीक है। तो अगर आपका हो गया तो आप हेडिंग डाल दो अब ऑर्डर। ऑर्डर में आप क्या लिखोगे? लिखो इन रेट लॉ, इन रेट लॉ इक्वेशंस, in rate law equations sum of stoichiometric coefficient of concentration of reactant is called order of the reaction, is called order of the reaction, ठीक है। इतने बेटा लिखो, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर आपके पास कोई रिएक्शन है x की a की पावर x एंड b की पावर y, तो ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? उसी को हम लोग बोल देंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और अगर किसी को नहीं पता स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, फिर से देख लो एक बार। अगर आपने N2 की रिएक्शन 3H2 से कराया तो 2NH3 आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो 1 मोल N2, 3 मोल H2, 2 मोल अमोनिया, इसी को बेटा ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। ये जो 1 है, ये जो 3 है और ये जो 2 है, इन्हीं नंबर्स को हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? कह रहा है इन रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन होनी चाहिए, ध्यान रखना, रेट लॉ को फॉलो करनी चाहिए। इन रेट लॉ इक्वेशन सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक, ठीक है। इतना ध्यान रखना। चलो इतना नोट कर लो बेटा सब लोग।
दूसरा पॉइंट लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction is defined for complex as well as elementary reaction. Elementary reaction, देखो बेटा बात ये है कि जो मॉलिक्यूलरिटी वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप नहीं निकाल सकते हो, किसे, मॉलिक्यूलरिटी को। लेकिन जो ऑर्डर है उसे आप बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हो और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अभी हम लोग निकाल के देखेंगे भी, ठीक है। अभी मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें बस ऑर्डर करा के फिर आज मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे घर जाना है अपने, ठीक है। आप कहोगे घर तो सर आप रोज ही जाते हैं, अबे ये वाले नहीं, यहाँ तुम फ्लैट में रेंट मतलब अकेले रह रहे ना, यहाँ पे मेरा जो अपना ओरिजिनल घर है 1 महीने से गया नहीं हूं मैं। अब हम आज क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो जा रहे हैं। कल आप लोगों की छुट्टी है बेटा क्या, क्यों चंगू मंगू, कल आप लोगों की छुट्टी है क्या? बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। पता नहीं सर। अच्छा पता नहीं अभी, चलो। सर और? स्कूल खत्म तो हो गया। अच्छा अब लिख दो, इट इज, शायद आप लोगों की कल छुट्टी होगी, ठीक। इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नहीं मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा था, मैं यहाँ की बात कर रहा था, आपके जो ये वाले हिमाचल वाले हम लोगों वाले जो बैचेस चल रहे हैं इनकी बात कर रहे थे। इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, स्कूल वाली की बात नहीं कर रहे थे हम बात कर रहे थे यहाँ की बेटा, ठीक है। चलो जैसा होगा आपको फिलहाल अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और लिख दो, लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may change with रिएक्शन कंडीशन। देखो हमने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्टाइकोमेट्रिक को, जैसे मान लो 2NH3 लिखा है तो हम क्या बोलते हैं, इसकी ऑर्डर क्या है, 2 है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा 100% नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे काम करेगा, नहीं तो कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कहाँ पे ऑर्डर अपनी सही बैठ रही है, कहाँ पे ऑर्डर अपनी सही नहीं बैठ रही, ठीक है। तो हम लोगों को वो चीजें देखनी पड़ेंगी, कहाँ पे सही है कहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल वही अभी हम लोगों ने लिखा था, जैसे मान लो अगर आपकी कोई रेट है और इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, ठीक है। ये अपने पास क्या है, रेट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बेटा जो x प्लस वाई है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से बेटा इतना नोट कर लीजिए। हो गया क्या? Yes, sir. इतना सब लोग कर लो फिर बताओ मुझे, सबका एक बार हो जाए तो कंफर्म करो। तो बस क्लास को फिर यहीं पे रोकेंगे आज, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा पढ़ने नहीं छोड़ेंगे, बस 5 मिनट, ठीक है। सबका हो गया बेटा, नोट्स कंप्लीट कर देना, और अगर कहीं पे कोई स्लाइड मिस हो तो मुझे बता दो, अभी नोट कर लो। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया, कुछ ना आया, ठीक है। क्वेश्चन सारे समझ में आ गए जितने करे थे आज हम लोगों ने? Yes, sir. ठीक है। तो आप क्या करना, इसके नोट्स बना के रखो, और बाकी के आज वाले जो नोट्स है वो हम अभी आज ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल सुबह तक कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स अच्छे बना के रखो। इसके बाद हम लोगों के मान के चलो 3 लेक्चर और लगेंगे और ये वाला चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसके बाद हम लोग को जो डेरिवेशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, nth ऑर्डर का भी पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ना। बाकी हम लोग क्वेश्चन एक लेक्चर में क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। तो बस ये चैप्टर भी अपना फिनिश हो जाएगा, तो हम लोगों का सॉलिड, सॉल्यूशन और ये 3 चैप्टर हो जाएंगे। इसके बाद कौन सा पढ़ोगे चैप्टर, या चलो इसके पहले जब जिस दिन खत्म होने वाला तब पूछेंगे, ठीक है। चलो तो आज बस यहीं तक रखते हैं क्लास, आज ओवर कर रहे हैं। जाओ जल्दी से मजे करो अपने, खाओ पियो और सो जाओ, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, बाय, sir. सी यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट ऑल, शुभ रात्रि हेमंत। चलो भाई बाय बाय, टाटा, जाओ।